तो हमें आना है इंडेक्स नंबर पर, राइट। क्या सीखे थे हमने? इंडेक्स नंबर को थोड़ा सा रिशफल करना, है ना, बेस चेंज करना। तो इसमें तीन टाइप है, या तो बेस को आगे ले जाना, या तो बेस को पीछे ले जाना, या तो फिर दो इंडेक्स नंबर दो अलग अलग बेस के साथ बने हुए हैं तो उसका एक इंडेक्स नंबर बनाना। और लॉजिक सभी केस में एक ही लगता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इतने का इतना, इतने का 100 हुआ तो इतने का कितना, और उसी लॉजिक से हमें चलते रहना। ओके, तो नया कुछ है नहीं। अब अगला हेडिंग दो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्या हेडिंग देंगे आप लोग? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। लिखो क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ शुगर पर केजी इन डिफरेंट ईयर्स। क्वांटिटी कंजम्पशन ऑफ शुगर पर केजी per month in a family in different years. Find the quantity index taking 1998 as a base. Not a big deal, बहुत आसान। अब आपको प्राइस को किससे शिफ्ट कर देना है? क्वांटिटी से। अगर डाटा प्राइस का दिया है तो आप जो निकालोगे उसको आप प्राइस इंडेक्स बोलोगे। अगर यही डेटा क्वांटिटी का है तो आप इसको क्या बोलोगे? क्वांटिटी इंडेक्स। और जैसे प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ अ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्या? 100। यहाँ फार्मूला बनेगा क्वांटिटी ऑफ अ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ अ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100। तो Q1 और Q0 ये एब्रिविएशन हम यूज करेंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, मुझे बताओ या समझाओ ऐसा। तुरंत क्वेश्चन लिखे और पटापट उसका क्या कीजिए? आंसर कीजिए। निपटाओ पटाख से, चलो। इट्स वेरी इजी फंडा। प्राइस की जगह जहां आप क्वांटिटी लोगे माना जाएगा कि आपने प्राइस इंडेक्स नहीं, कौन सा इंडेक्स बनाया? क्वांटिटी इंडेक्स बनाया। चलो मैं समय नहीं दूंगा, पटाख से 1 मिनट का समय है आपके पास, उतने समय में क्वेश्चन और आंसर लिख के खत्म करो। या क्वेश्चन लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, टेबल घर पे बना लेना, उसको होमवर्क मार्क करो, चलेगा? क्विक क्विक क्विक। ईयर 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5। क्वांटिटी इन केजी 6, 7, 7, 8, 10, 14, 12, 13। इज दैट डन? ओके, टेबल के लिए जगह छोड़ेंगे आप लोग। अब हेडिंग देंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैल्यू इंडेक्स। टेबल घर पे बना लो, नॉट अ बिग डील। हेडिंग दीजिए वैल्यू इंडेक्स। हेडिंग दीजिए वैल्यू इंडेक्स, और फॉर्मूला है कि वैल्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या? प्राइस। तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा आपका वैल्यू ऑफ बेस ईयर इसको हम डिनोट करेंगे V01 से। V01 का मतलब होता है, सॉरी, V0 से क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर जो आएगा आपका Q0 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर जिसको आप डिनोट करोगे P0 से।
उसी तरह आप फार्मूला बना सकते हो वैल्यू ऑफ करंट ईयर, जिसको आप नाम दोगे V1 इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर Q1 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ करंट ईयर P1। और नीचे आप फार्मूला लिखोगे वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू और इसको आप डिनोट करोगे V01 से। V01 का मतलब होता है बेस ईयर 0 है और इंडेक्स आप फर्स्ट ईयर के लिए बना रहे हो। वैल्यू ऑफ करंट ईयर V1 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर V0। तो वैल्यू ऑफ करंट ईयर का फार्मूला बड़ा आसान है। डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपसे कोई पूछे कि कैसे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ करंट ईयर, तो आप उनको बोलिए सर करंट ईयर का वैल्यू होता है P1 Q1 और बेस ईयर की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला है P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। वैल्यू ऑफ अ बेस करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ अ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्या 100। इसको वैल्यू इंडेक्स V01 बोला जाता है, जहां पे 0 डिनोट्स फॉर द बेस ईयर एंड 1 डिनोट फॉर द करंट ईयर। ये वैल्यू 10 भी हो सकता है। 10 मतलब करंट ईयर को बेस ईयर लेने का और इंडेक्स बनाने का कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर। तो दो टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं ना, प्रिपेयर द इंडेक्स फॉर 2002 टेकिंग अ 2001 एज अ बेस, या प्रिपेयर द इंडेक्स फॉर 2001 टेकिंग 2002 एज अ बेस। दोनों चीजें पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए एग्जांपल नंबर 25 है, आपको लिखना है कंप्यूट द वैल्यू इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 2005 फॉर 2005 टेकिंग 2004 एज अ बेस। इंडेक्स 2005 के लिए बनाना है, बेस लेना है 2004 को, और यहां पे कौन सा इंडेक्स प्रिपेयर करना है आपको, वैल्यू इंडेक्स। क्वेश्चन लिखिए पटाख से। नंबरिंग आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्वेश्चन लिखना होगा, तीन चीजों की प्राइस और तीन चीजों की क्वांटिटी 2004 के लिए दी गई है। एबीसी ऐसी तीन चीजें हैं जिसकी प्राइस और क्वांटिटी कौन से साल के लिए दी गई है, 2005 के लिए। क्वेश्चन लिखना होगा। अब हमें वैल्यू इंडेक्स बनाने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, बड़ा आसान है। सेम टेबल रहेगा, इसके बाजू में सिर्फ हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और इसके बाजू में एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। ये 2004 है, इसको नाम देंगे बेस ईयर।
2005 है, इसको नाम देंगे करंट ईयर। यहाँ पे जो प्राइस है बेस ईयर की, इसको हम हमारी आदत के हिसाब से डिनोट करेंगे P0 से। जो क्वांटिटी है बेस ईयर की, इसको डिनोट करेंगे Q0 से। और यहां पे हम एक फार्मूला बनाएंगे, P0 मल्टीप्लाइड बाई Q0, और इसको छोड़ देंगे इधर ही। उसी तरह प्राइस ऑफ अ करंट ईयर को हम डिनोट करेंगे P1 से। क्वांटिटी ऑफ अ करंट ईयर को हम डिनोट करेंगे Q1 से। और यहां एक प्रोडक्ट करेंगे P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1। आइए फिर प्रोडक्ट में वैल्यूज डालते हैं। तो वैल्यू कितनी है, कितना पैसा हमने खर्च किया 2004 में कमोडिटी ए पे। 5 किलो चीज खरीदी 2 के भाव से, कितना हुआ 10। 1 किलो 2 किलो चीजें 1 के भाव से कितने 2 रुपए। 3 किलो चीजें 1 के भाव से कितने 3 रुपए। उसी तरह करंट ईयर में हमने 4 किलो चीजें कंज्यूम की, क्या रेट से 3 के रेट से। तो कितना होता है खर्चा 12 रुपए, यहाँ पे 6 रुपए और यहाँ पे 4 रुपए। फिर हम इनकी सम कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपको ऊपर थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे आपको सम की साइन लगानी है। और आपको यहां सम लेनी है P0 Q0 की। और आपको इधर सम लेनी है P1 Q1 की। और आप मुझे वैल्यू बताएंगे 12 और 5 10 और 5 15। और इधर सम आएगी कितनी 22। और नीचे आप फार्मूला यूज करोगे, वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 ऊपर, समेशन P0 Q0 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब 22 डिवाइडेड बाय 15, 146 कौन सा इंडेक्स था ये वैल्यू इंडेक्स, जहां पे वैल्यू ऑफ अ करंट ईयर ऊपर और वैल्यू ऑफ अ बेस ईयर नीचे। कठिन था? अरे कुछ है क्या इसमें जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े? तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर चीजों पे हमारा एक्सपेंस बेस ईयर में 100 रुपए था, तो हमारा खर्चा करंट ईयर में बढ़ के कितने का हो चुका है 146.67। अगर हमने 2004 में हमारा घर चलाने के लिए 100 रुपए खर्चा किया, तो 2005 में हमें घर चलाने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ता है 146.67। मतलब घर चलाने का जो खर्चा है हमारा, वो कितने परसेंट से बढ़ा है 46.67% से बढ़ा है। हम कर सकते हो। पर अब यहां पे एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। मुझे बताइए, घर चलाने का आपका खर्चा बढ़ा है, तो क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि महंगाई बढ़ी है? आमतौर पे लोग बात करते हैं ना कि भाई घर चलाना आजकल मुश्किल जा रहा है। क्यों मुश्किल जा रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। पिछले साल जो चीजें हम खरीदते थे या घर चलाने का हमारा जितना बजट होता था, उससे पैसा इस साल ज्यादा लग रहा है। ये बात होती है कि नहीं होती है घर घर में? अरे बाबा, बजट की बात करते हैं कि नहीं करते? आपने सुना क्या कभी किसी के मुंह से? आप सब लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, पर अगर आप एकदम एडजस्टिव मिडिल क्लास फैमिली की बात करो, तो वहां पे ये हमेशा इशू होता है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और अब घर चलाना क्या जा रहा है मुश्किल जा रहा है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस थिंग्स?
तो ये जो इंडेक्स है 146.67, क्या ये इस बात का सबूत है क्या कि अब घर चलाने में पहले की साल की तुलना में इस साल पैसा कैसा लगता है? ज्यादा लगता है। अब इसके कारण क्या, क्यों पैसा ज्यादा लग रहा है? क्योंकि चीजों की प्राइस भी बढ़ी है और चीजों की हमारी कंजम्पशन की क्या बढ़ी है? क्वांटिटी। अब देखो ए नाम की कोई चीज थी, मान के चलो चावल है, पिछले साल जहां हमें 2 किलो लग रहे थे, इस साल कितने किलो लग रहे? 3 किलो। क्वांटिटी हम 2 किलो कंज्यूम करते थे, अब कितने किलो कंज्यूम करते हैं? 3 किलो। पिछले साल जहां बी नाम की चीज 1 किलो लगती है, यहां कितनी लगती है? 2 किलो। और पिछले साल सी नाम की चीज अगर घर चलाने के लिए हमें 3 किलो लगती थी, तो इस साल कितनी किलो लग रही है? 4 किलो। और ये बात दिख रही है कि नहीं? ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? अगर ए नाम की कमोडिटी पिछले साल हमें, सॉरी मैंने गलत प्राइस ले लिया, हमें कितना किलो लगा? 5, तो इस साल कितना लगा? 4। पिछले साल कितना लगा? बी 2, तो इस साल कितना लगा? 3। पिछले साल सी कितना लगता था? 1, तो इस साल भी कितना लग रहा है? 1। तो हमारे भाई क्वांटिटी के कंजम्पशन में भी क्या हुआ है? चेंज हुआ है। और साथ ही साथ चीजों के प्राइस में भी चेंज हुआ है। जो 2 रुपए किलो की चीज थी, इस साल कितने रुपए किलो की होगी? 3। जो 1 रुपए में मिलती थी वो 2 में, और जिसके भाव 3 रुपए किलो थे वो कितने हो गए? 4 रुपए। तो भाई हमारा खर्चा बढ़ा है, इस चीज के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? हमारा कंजम्पशन बढ़ना जिम्मेदार है या चीजों के दाम बढ़ना जिम्मेदार? दोनों ही चीजें जिम्मेदार है। तो एक प्रकार से अगर आपको घर चलाने में पैसा ज्यादा लगता है तो पूरा ठिकरा आप सरकार पे फोड़ सकते हो क्या कि भाई महंगाई बढ़ गई इसलिए घर चलाना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। नहीं ना कहीं प्राइस बढ़ी है तो आपका क्या बढ़ा है? कंजम्पशन भी बढ़ा है। आइए फिर इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। अगला आपको होमवर्क है, कंप्यूट द वैल्यू इंडेक्स फॉर द ईयर 2000 टेकिंग 2005 एज अ क्या? बेस। अब यहां पे कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां पे आपको इंडेक्स कौन से साल के लिए बनाना है? 2000 के लिए। और बेस किसको लेना है? 2005 को। तो फिर 2005 की प्राइस और 2005 के क्वांटिटी को क्या मानना पड़ेगा आपको? P0 और Q0। और 2000 की प्राइस को क्या मानना पड़ेगा? P1 और Q1। तो एग्जाम में कई बार वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आते हैं, कौन से साल का करना है और कौन से साल को बेस लेके करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रहे। इसको आप होमवर्क मार्क करोगे। इंडेक्स आपको बनाना है 2000 सीरीज का और बेस कौन सा लेना है? 2005 को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फार्मूला क्या बनेगा फिर इसका? इसको V01 बोलोगे कि V10 बोलोगे? V10 बोलना पड़ेगा और बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैं करके देता, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, कोई बात, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन लिखो। इसी क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करेंगे। चलो भाई, कोई वैल्यू बता दो मुझे। कितना होता है P0 Q0? 225। 25 इज 100, 40, टोटल 365। तो एक साल ऐसा था 2000 जहां हमें घर चलाने के लिए कुल मिला के कितना वैल्यू खर्च करना पड़ा, कितना पैसा खर्च करना पड़ा? 265। 2005 में क्या सिचुएशन है बोलो? कितना? 264।
108 35 कितना खर्चा करना पड़ा 40। तो अगर 2005 का इंडेक्स 100 है, 2005 का इंडेक्स क्या है 100 है, तो 2000 साल का आपको क्या बनाना है इंडेक्स, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द वैल्यू इंडेक्स फॉर 2000 टेकिंग 2005 एज क्या बेस। बेस किसको लेना है आपको 2005 को, मतलब जो वन वाला ईयर है आपका, एक ईयर जीरो रहता है, एक ईयर क्या रहता है वन, वन ईयर को बेस लेना है। और ऐसा वैल्यू इंडेक्स आप बनाओगे तो उसको V01 ना बोलते हुए क्या बोलोगे आप V10। इसका मतलब होता है इंडेक्स फॉर ईयर वन टेक इंडेक्स फॉर ईयर जीरो टेकिंग वन एज अ बेस। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, ऊपर आपको लेना पड़ेगा P0 Q0 और नीचे लेना पड़ेगा क्या P1 Q1। जो साल बेस साल लेना है उसको नीचे, करंट ईयर को ऊपर, तो ऊपर आएगा आपका 365 और नीचे आएगा 407। कितना आता है आंसर 89.68। तो हम आज बोलते हैं कि अगर आज हमें 100 रुपए लगते हैं घर चलाने को, तो 2000 साल में 89.68 रुपए लगा करते थे। बात समझ में? अब चलो, अब एक कॉन्सेप्ट समझो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो है वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर्स। लैस्परेज, पाश्चेस एंड फिशर्स एंड केली, ये चार लोगों के चार फार्मूले आपके सिलेबस में दिए हुए, ये फार्मूला में लिखना। एक बार मैं और फार्मूला चेक कर लेता हूं कि आईसीआई के नए स्टडी मटेरियल में कौन से फार्मूला दिया गया है। फिशर्स इंडेक्स तो है हमें फार्मूला में, लैस्परेज है, पाश्चेस है, फिशर्स है, मार्शल एडवर्थ का फार्मूला भी आपको दिया हुआ है, और वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड है। बाकी सारे के सारे इंडेक्स इसमें से निकाल डाले हैं, ना केली है, मार्शल एडवर्थ है। तो आइए हेडिंग दीजिए, डॉर्विश बाउले भी नहीं है, वॉल्श भी नहीं है, वो सब पहले हुआ करता था, अभी सिलेबस में से निकाल दिया है। वेटेड एवरेज मेथड में तो ढेर सारे फार्मूले हैं, पर यहाँ पे अब मेरे को अभी नया मटेरियल जो आया है आईसीआई का, इस नए मटेरियल के हिसाब से एक लैस्पेरेस का इंडेक्स का फार्मूला है, एक पाश्चेस का है, एक आपको फिशर है और एक मार्शल एडवर्थ है। और एक है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। हो गया, इतना ही है। ठीक है, लिखो लैस्पेरेस, पाश्चेस, फिशर्स और मार्शल एडवर्थ। वेटेड इंडेक्स नंबर में लैस्पेरेस, पाश्चेस, फिशर्स एंड मार्शल एडवर्थ। लिखो इसमें कंसीडर द फॉलोइंग डेटा related to 2 years 2015 एंड 2020। 2 साल का हम डाटा लेते हैं। एक
2015 का और एक 2020 का। Consider the following data related to 2 years 2015 and 2020। 2015 पहला साल दे दो और दूसरे साल को 2020 नाम दे दो। इधर 3 कमोडिटी का डेटा लिखो, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फॉर 2015, प्राइस क्वांटिटी एंड प्राइस क्वांटिटी फॉर 2020। थोड़ा सा 1 मिनट मेरे को डाटा चेंज कर देना। 15, 20 और 4 लेना है आपको, और क्वांटिटी को 18, 8 और 15 करना है। बताइए मुझे P1 Q1 का प्रोडक्ट बताइए कितना है? 15 इंटू 18 कितना आता? 270, 160 और नीचे, और सबकी टोटल कितना? 490, बराबर है। गॉट माई पॉइंट? नीचे लिखेंगे इफ वी प्रिपेयर वैल्यू इंडेक्स फॉर 2020 taking 2015 as base, we would say that the expenses has increased from 365 to 2020, sorry, to 490 from 2015 to 2020, or we can say that value index for year 2020 is 490 divided by 365 multiplied by 100, कितना आता है? 134.24। तो भाई अगर ये किसी एक घर को चलाने का खर्चा है, 2015 में एक घर को चलाने के लिए कितना खर्चा आया था? 365 रुपीज। तो 2020 में उसी घर को चलाने के लिए कितने का खर्चा आया? 490 को। तो घर जो लोग चला रहे हैं, क्या इन्होंने ये बोलना चाहिए कि अब घर चलाना मुश्किल हो गया? क्योंकि महंगाई या प्राइस या इंडेक्स 34.24% से बढ़ गया। अगर वो घर वाले लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? क्यों गलत होगा? खर्चे तो बढ़े हैं घर चलाने के। घर चलाने के खर्चे किस वजह से बढ़े हैं? क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से। चलो इन नीचे लिखेंगे इन अबो केस इफ हाउसहोल्ड सेज दैट cost of managing the house or cost of living has increased from 100 to 134.24 and
दिस इज एविडेंस दैट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई, हैज इंक्रीज्ड। वुड यू एग्री टू दैट? भाई अगर कोई घर वाले लोग आपको बोलते थे कि ये डाटा देखिए, जहां हमें घर चलाने के लिए 2015 में 365 रुपए लगते थे, आज 2020 में घर चलाने के लिए हमें कितने रुपए लगते हैं, 490 रुपए। तो जहां 100 रुपए लगते थे वहां 134.24 रुपीज लग रहे हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि भाई महंगाई बढ़ चुकी है और अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप इसको एग्री करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करो। आंसर इज नो। बिकॉज value, because expenses on maintaining the household has not increased due to increase in price, but it has increased due to increase in consumption. ये तो आप बिल्कुल एग्री नहीं करोगे कि घर चलाने के लिए पैसा ज्यादा लगता है तो क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। आप बोलोगे कि नहीं भाई, महंगाई बढ़ने से आपको घर चलाना मुश्किल नहीं जा रहा है, आपको घर चलाना इसलिए मुश्किल जा रहा है क्योंकि आपका क्या बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ा है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, गवर्नमेंट्स इन ईच कंट्री एंड सिटीजन्स residing in the country are always interested in knowing the price index of the country to ascertain the change in cost of living। तो भाई किसी भी देश की सरकार हो या किसी भी देश की रेसिडेंट हो, वो हमेशा एक चीज जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारे देश का प्राइस इंडेक्स क्या है, ताकि हम ये पता कर सके कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग घट रहा है या बढ़ रहा है। तो जीवन जीने के लिए खर्चा लगता है। भाई आप घर चलाते हो तो आपको आपका घर चलाने के लिए खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? अरे आप कुछ ना कुछ उसका हिसाब लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो अगर मान के चलो कि आपका कंजम्पशन चेंज नहीं हुआ है, आप पहले भी 10 किलो आटा लाते थे, इस साल भी दस 10 किलो आटा लगता है आपको। आपको पहले भी रोज का 1 लीटर दूध लगता था, अब भी 1 लीटर दूध लग रहा है। पहले भी आप आपके घर में 150 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, अब भी 150 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, पर फिर भी आपका खर्चा बढ़ गया। आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ा, आपका क्या बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। तो आप इसका ठिकरा किसके सर पे फोड़ोगे, सरकार के। ऐसे केस में आप सरकार को यह बोल सकते हो कि हाय हाय महंगाई कितनी बढ़ गई, मतलब हमारी चीजें तो हम उतनी यूज कर रहे हैं पर फिर भी हमें पैसे कैसे लग रहे हैं, ज्यादा। तो क्या बढ़ी है देश में, महंगाई बढ़ी। जब महंगाई बढ़ी है तो इसका मतलब है कि चीजों के ऑन एन एवरेज या जनरली क्या इंक्रीज हुए हैं, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। पर इस केस में खर्चा बढ़ने के बावजूद क्या यह बोला जा सकता है कि महंगाई बढ़ी है? नहीं। तो नीचे लिखेंगे, to find the cost of living index or inflation index, governments and research agencies in different countries uses
different weighted index numbers। तो भाई हमारे देश में महंगाई कितनी बढ़ी है ये पता करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें वेटेड इंडेक्स नंबर्स का क्या करती है, इस्तेमाल करती है। द पॉपुलर वेटेड इंडेक्स नंबर्स इन सीए फाउंडेशन syllabus well effective from 2020 onwards are। आपके सिलेबस में जो अभी वेटेड इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले दिए हुए हैं वो है पहला लैस्पेरेज इंडेक्स, दूसरा दिया है आपको पाश्चेज इंडेक्स, तीसरा दिया है आपको मार्शल एडवर्थ इंडेक्स और फिर दिया है फिशर्स आइडियल इंडेक्स। लैस्पेरेस, पाश्चेस, मार्शल एडवर्थ और फिशर्स, इतने फॉर्मूले आपके सिलेबस में है। वैसे तो और भी है, ढेर सारे हैं, पर वो सब अभी सिलेबस से निकाल दिए। तो आइए इन सब के क्या लिखते हैं अपन, फॉर्मूला लिखते हैं। वी अंडरस्टूड दैट वैल्यू इंडेक्स डज नॉट गिव करेक्ट आइडिया अबाउट movement in prices of goods in two different periods because value index uses वेट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर फॉर बेस ईयर एंड वेट मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर फॉर करंट ईयर। टू ascertain the correct effect of prices in cost of living, Lasperes, Paches या Lasperes एंड Paches लिखेंगे, comes up with different weights for calculations। ये अभी कुछ नहीं समझेगा, सिर्फ लिख लो, फिर एक्सप्लेन करूंगा तो फॉर्मूला भी पता हो जाएगा और फंडा भी समझ में आ जाएगा। एक नंबर लिखेंगे लैस्पेरेज इंडेक्स। फिक्सर हो गया क्या? फिशर्स आइडियल इंडेक्स का लैस्पेरेज इंडेक्स, इसका बड़ा सरल फार्मूला है, सुनो। लैस्पेरेज यूजेस द वेट ऑफ बेस ईयर। वेट ऑफ बेस ईयर मतलब क्या पता है आपको? वेट मतलब क्वांटिटी, तो वेट ऑफ बेस ईयर का मतलब होता है Q0।
to calculate the index. तो हम बोलेंगे अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, वो है P1 डिवाइडेड बाय P0 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला किसका है? अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर का। तो भाई हम नीचे लिखेंगे एज लेस्पेरेज, कैसे कैसे नाम है इनके तो स्पेलिंग भी नहीं आते मुझे, uses the weight of base year, his formula is given by बस इतना ही ध्यान में रखना है, लेस्परेज ने किसको वेट दिया था? बेस ईयर को वेट दिया था, और बेस ईयर का वेट होता है Q0। तो इस फॉर्मूला अपने आप बनता। अब ये देखो अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर है तो इसका नाम बदल के अपन कर देंगे लेस्पेरेज वेटेड इंडेक्स नंबर। और ये बोलता है कि सिंपल प्राइस इंडेक्स यूज करने के बजाय आप P1 को भी वेट दे दीजिए बेस ईयर का, और P0 को भी वेट दे दीजिए किसका? बेस ईयर का। सिंपल प्राइस इंडेक्स में उसने दोनों की, बेस ईयर की प्राइस को और करंट ईयर की प्राइस को कितने से मल्टीप्लाई किया? बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर P1 है, नीचे P0 है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन में Q0 है और नीचे मल्टीप्लिकेशन में क्या है? Q0। तो आपसे कोई फार्मूला पूछेगा कि सिंपल प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्या है, तो आप बोलना ऊपर P1 नीचे क्या? P0। अगर इस सिंपल प्राइस इंडेक्स को कन्वर्ट करना है कौन से प्राइस इंडेक्स में? वेटेड प्राइस इंडेक्स में। तो प्राइस को चाहे वो बेस ईयर की हो या करंट ईयर की हो, क्या देना पड़ता? क्वांटिटी का वेट। वैल्यू इंडेक्स में करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी का वेट रहता है, बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी का क्या रहता है? वेट रहता है। तो ऊपर P1 Q1 आता है, नीचे P0 Q0 आता है। पर उससे आपकी वैल्यू या आपके खर्चे कितने बढ़े और उसमें प्राइस का कितना परिणाम था ये पता चलता नहीं है। तो लेस्पेरेज ने एक थोड़ा नया फंडा लाया। लेस्पेरेज बोलता है कि प्राइस इंडेक्स ही कैलकुलेट करो, ऊपर P1 रखो नीचे क्या रखो? P0 मल्टीप्लाई बाय क्या करो? 100। पर इस सिंपल प्राइस इंडेक्स को आप क्वांटिटी का क्या दो? वेट। और लेस्पेरेज के हिसाब से ये क्वांटिटी का वेट, ये क्वांटिटी कौन से साल की रहनी चाहिए? बेस ईयर की रहनी चाहिए। चलो हाँ, यहाँ पे समेशन तो जरूरी है, डाल दो समेशन का साइन डाल दो। आओ फिर लेस्पेरेज के बाद इसकी बात किसको अच्छी नहीं लगी? पाश्चेस को। ये क्या बोला पता है क्या? आप बोल रहे हो कि पिछले साल मैंने 4 किलो यूज किया था तो इस साल भी मैं कितना यूज करूंगा? 4 किलो। पिछले साल अगर मैंने 15 किलो कोई क्वांटिटी यूज की थी तो चालू साल भी कितनी करूंगा? 15 किलो। पिछले साल अगर 25 किलो यूज की थी तो चालू साल भी कितनी करूंगा? 25 किलो। और फिर प्राइसेस पिछले साल के लिए पिछले साल के और चालू साल के लिए कौन से लूंगा? चालू साल के। ये कहना था किसका? लेस्पेरेस का। पाश्चे आया बोले ऐसा थोड़ी होता है, जैसे जैसे साल आगे आगे बढ़ता है क्वांटिटी भी लोगों की कंज्यूम करना क्या होती है? बढ़ती है। परिवार बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है, नए मेंबर आते हैं घर में, शादियां होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो भी क्वांटिटी तो बढ़ती है। तो बेस ईयर की क्वांटिटी बहुत पुरानी बात है। वेट देना है तो कौन से क्वांटिटी का बेस दो? करंट ईयर। तो कुछ नहीं है, दो लोगों में बस इतना ही झगड़ा था कि बेस क्या होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए। तो लेस्पेरेज ने बोला कि P1 को वेट दे दो Q0 का और P0 को भी वेट दे दो Q0 का। उसका जो मेन फोकस था वो किसके वेट पे था? बेस ईयर की क्वांटिटी पे। पाश्चेज आया, बनाओ फिर दूसरा पाश्चेज इंडेक्स। तो इन दोनों में झगड़ा चलने लगा और कई सरकारें
लेस्पेरेस के फार्मूले को सही मानती थी। सरकार कभी नहीं चाहती कि दुनिया के देश की जनता ये बोले कि उनके देश में क्या बढ़ गई, महंगाई। तो आइए अपन पाश्चेस का फार्मूला और उसका लॉजिक भी लिख लेते हैं। पाश्चेस, तो यहां लिखेंगे अपन पाश्चेस यूजेस द वेट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का वेट कितना, Q1 टू कैलकुलेट द इंडेक्स। अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर तो P1 P0 रहता है। तो फिर एज पाश्चेस uses the weight ऑफ बेस ईयर की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट ईयर। Q1 his formula is given by पाश्चेस वेटेड इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू Q1 की जगह पे ये बोलता है कि हर जगह क्या यूज करो, Q0 की जगह पे क्या यूज करो, Q1। फार्मूले बनते कैसे और उसका लॉजिक क्या है ये एक बार पता चल जाए तो फार्मूला कभी रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस इतना ध्यान में रखना है, लेस्पेरेस कौन सा वेट यूज कर रहा है, बेस ईयर का, और पाश्चेस कौन सा वेट यूज कर रहा है, करंट। तो अगर भारत में भी आप लेस्पेरेस और पाश्चेस के फार्मूले को यूज करके 10 घर का डेटा इकट्ठा करो, 10 घरों को पूछो कि आप पहले तो चीजें डिसाइड कर लो। तो मान के चलो घर चलाने के लिए आमतौर पे जो आम भारतीय या महाराष्ट्रियन घर है, यहाँ पे कौन सी चीजें ऐसी लगती है जो घर चलाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले गेहूं, फिर है चावल, फिर है दाल, फिर है तेल, फिर है दूध, फिर है शक्कर, फिर है बिजली। अरे बाबा इतनी चीजें तो हर घर चलाने के लिए बेसिक लगती है ना। पानी, नमक की कोई कीमत नहीं होती। नमक अगर 2 रुपया किलो भी रहा और 10 रुपया किलो भी हो गया तो कभी उसकी वजह से घर का बजट बिगड़ता नहीं है। सब्जी है इंपॉर्टेंट चीज। कपड़े ले सकते हो पर बहुत बेसिक नेसेसिटी में डाल दो। फिर अब महीने के महीने कितने कपड़े लगते हैं या पूरे साल भर में कितने कपड़े लगते हैं, तो आप 10 घर में जाइए, 10 घर का सर्वे कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई आपको साल भर में गेहूं कितना किलो लगता है, 2015 में कितना लगता था, क्या दाम खरीदते थे, 2020 में कितना लगता है और क्या दाम खरीदते हो। फिर उनसे पूछे चावल, फिर उनसे पूछे दाल, फिर पूछे सब्जी, फिर पूछे शक्कर, फिर पूछिए तेल, फिर पूछिए बिजली कितनी यूनिट लगती थी, क्या रेट था और कितना खर्चा आप करते थे। तो उसका वैल्यू इंडेक्स बना सकते हो कि किसी एक 10 परिवार का पर्टिकुलर एक ईयर में खर्चा कितना था और दूसरे ईयर में खर्चा कितना है। जाहिर सी बात है आपको ये दिखेगा कि परिवार कोई भी हो, क्वांटिटी का कंजम्पशन भी साल के साथ क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ऐसे केस में अगर आप लेस्पेरेस का फॉर्मूला यूज करके, किसका फॉर्मूला यूज करके, लेस्पेरेस का फॉर्मूला यूज करके उसका प्राइस इंडेक्स निकालोगे या कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा निकालोगे तो आपको हमेशा ही कम मिलेगा, क्योंकि बेस ईयर में क्वांटिटी का कंजम्पशन कैसा रहता है, कम। आप भी देख लीजिए ना आपके ही घर में, अभी 2021 चल रहा है, पिछला साल कौन सा था, 2020। आप एक डायरी अगर मेंटेन करते होगे घर में तो आप देखोगे 2020 में आपने जितनी क्वांटिटी कंज्यूम की 2021 में आपको उससे ज्यादा ही लगे। तो पाश्चेस के फॉर्मूले से करो तो इंडेक्स ज्यादा मिलेगा, तो कहने को एक वजह मिल जाएगी कि भाई महंगाई ज्यादा बढ़ गई। और लेस्पेरेस का फार्मूला यूज करोगे तो इंडेक्स थोड़ा सा कैसा मिलेगा, कम। तो एक सुकून रहेगा कि महंगाई उतनी बड़ी नहीं है। अब किसी भी देश की सरकार अपनी जनता को यह बताना चाहती है कि महंगाई ज्यादा बढ़ी है या कम बढ़ी, कम बढ़ी, तो सरकारें हमेशा पुश करती है कि कौन सा इंडेक्स सबसे अच्छा है, लेस्पेरेस। हर सरकार अपने देश की जनता को हर साल बताती है कि इस साल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना बढ़ा या रहन घर चलाने का खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा। इस फॉर्मूले का यूज बहुत होता है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप क्या करते हो, जॉब, आपकी सैलरी होती है, तो कभी जिसको भी सैलरी मिलती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फिक्स सैलरी और एक होता है डीए। एक क्या होती है, फिक्स्ड सैलरी या बेसिक सैलरी बोलते हैं उसको। किसी की भी सैलरी ऐसे दो प्रकार में बांटी होती है, एक होती है बेसिक सैलरी और एक होता है डीए। डीए को बोलता है डियरनेस अलाउंस, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, तो जब भी किसी की सैलरी बन के आती है ना, उसमें ये दो कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे कोई स्कूल टीचर है या डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है, या कलेक्टर है, कमिश्नर है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो इनकी बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसकी बेसिक सैलरी कितनी होती है,
10,000, तो उसको महंगाई भत्ता मिलता कितना? 10,000, और ऐसे उसके अकाउंट में हर महीने जमा होते कितने? 20,000। फिर गवर्नमेंट पूरे साल भर उनको 20,000 का पगार देती। फिर गवर्नमेंट हर साल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करती है। कौन से मेथड से? लैस्पेरिस्की मेथड से। और बोलती है कि अगर पिछले साल इंडेक्स 100 था तो इस साल 120 हो गया। इस साल कितना हो गया? 120। मतलब घर चलाने का खर्चा कितने परसेंट से बढ़ा है? 20% से। तो अगर ये आपकी सैलरी 2019 की थी तो 2020 में आपकी सैलरी ऐसी बनेगी। बेसिक सैलरी ये चेंज नहीं होती, ये कितनी रहेगी? 10,000। और आपका जो डीए है, महंगाई भत्ता, वो 10,000 से बढ़ा दिया जाएगा। कितने परसेंट से? 20% से। और आपको कितने दिए जाएंगे? 12,000। और आपके जेब में कितने आएंगे? 22,000। तो जैसे जैसे सरकार ये आंकड़े देती है, अब सरकार खुद बोल रही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितने से बढ़ा है? 20% से। तो लोग तो बोलेंगे कि अगर महंगाई बढ़ी है, चीजों के दाम बढ़े, पिछले साल अगर हम 20,000 में काम करते थे तो क्या इस साल 20,000 में ही काम करेंगे? अरे इससे तो हम गरीब हो जाएंगे। अगर आपको पिछले साल 20,000 लगते थे और आपका घर चल जाता था, अब चीजें महंगी हो गई, क्वांटिटी उतनी लगती, तो 20,000 में तो उतनी चीजें नहीं खरीद पाओगे। तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ा कि घटा? अगर महंगाई बढ़ी और आपकी सैलरी नहीं बढ़ी तो आपके जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि आज पैसे कम है और चीजें उतनी खरीद पाते नहीं हो। इसलिए सरकार को यह चाहिए कि सरकार हर साल अपने देश का CII का मतलब होता है कॉस्ट, CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करे। तो जैसे ही सरकार का आंकड़ा आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, जितने भी लोग दुनिया भर में क्या कर रहे हैं? जॉब, वो अब अपने मालिक को बोलना चालू कर देते, महंगाई बढ़ गई, हमारा क्या बढ़ाओ? पगार बढ़ाओ। अगर महंगाई बढ़ती नहीं तो कभी पगार बढ़ाने की किसी को जरूरत पड़ती ही नहीं। अब भैया मेरी सैलरी 10,000, महीने की मैं 10,000 कमाता हूं, मेरे को 10,000 में मेरे गेहूं चावल आ जाता है घर का, तो मैं खा पी के सुखी हूं। मेरे को लगता है उसमें 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, और ये मेरा खर्चा जो ये 10,000 में हो जाता। अब अगले साल भी मुझे अगर 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल लगेंगे, पर ये चीजें 10,000 में नहीं आती, कितने में आती है? 12,000 में। तो मुझे तो कम खाना पड़ेगा, कम खाऊंगा, कम कंज्यूम करूंगा, तो मेरा लाइफ स्टैंडर्ड घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़े, मेरी क्या बढ़े? कमाई। अब महंगाई बढ़ी कितनी इस देश में, ये आप नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकता, ये बताना किसका काम है? गवर्नमेंट। अरे आप तो क्या बोलोगे भाई, भिंडी पहले मैंने 40 रुपए किलो लाई थी, आज 140 रुपए किलो हो गई, हाय हाय महंगाई बढ़ गई। अभी कैसी भिंडी के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ती क्या? ओ हो, गोल्ड मैंने मेरी छोटी बड़ी बेटी की शादी में 25,000 का खरीदा था, आज बड़ी बेटी की छोटी बेटी की शादी में कितने का हो गया? 50 का। तो क्या 100% से महंगाई बढ़ गई क्या? अरे नहीं, महंगाई मतलब महंगाई बढ़ती है या घर चलाने में दिक्कत जाती है, इसके लिए लिस्ट बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वैसे तो दुनिया में इतनी चीजें खरीदी और बेची जाती है, इतनी, अब आप जीरो गिन लो और गिन लो, इतनी सारी चीजें जो दुनिया में बनती है, खरीदी जाती है और बेची जाती है। अब आप मुझे बताओ, एक मर्सिडीज कार थी जिसकी प्राइस 80 लाख रुपीस थी, आज वो कार 1.5 CR की है। ऐसी न्यूज अगर आपको व्हाट्सएप पे आती है कि मर्सिडीज ने अपने कार के दाम बढ़ाए, अब 80 लाख की मर्सिडीज की प्राइस हो गई है 1.5 करोड़, तो क्या आपकी मम्मी के चेहरे पे ऐसी लकीरें आ जाएगी क्या? हाय 80 लाख की मर्सिडीज 1.5 करोड़ की हो गई, क्या महंगाई है, ये सरकार तो मार ही डालेगी, ऐसा बोलेगी क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, किस चीज से? मर्सिडीज के दाम से। क्योंकि ना तो हमें मर्सिडीज खरीदनी है, ना मर्सिडीज में घूमना है। उसके सस्ते होने से या महंगा होने से हमारे जीवन पे कोई परिणाम पड़ता नहीं, हमारे मतलब आम लोगों की। अब एक डायमंड था, ये डायमंड पहले जो 2 लाख रुपए में मिलता था, आज इसकी प्राइस 5 लाख रुपए हो गई। तो क्या आम जनता को चिंतित हुए देखा क्या आपने? हाय हाय डायमंड के रेट कितने बढ़ गए, कैसे घर चलाने का? कोई बोला क्या आज तक? नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, पहले इसके दाम मेट्रिक टन के 40,000 रुपए रहा करते थे, अब इसके दाम बढ़ के 85,000 हो गए। कहां चर्चा करते देखा? हाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड महंगा हो गया, कैसे घर चलाए? इस इन चीजों से भी हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें फर्क किस चीज से पड़ता? टमाटर, प्याज, आलू, गेहूं, चावल, सफोला ऑयल है ना, उसके बाद पार्ले जी का बिस्किट, हल्दीराम का चिप्स, ये सब चीजें अगर महंगी हो जाए, क्लिनिक प्लस शैम्पू, आलमंड ड्रॉप का तेल ये सब चीजें अगर महंगी हो जाए तो फिर घर में क्या चालू हो जाती? चर्चा। तो भाई गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं करती, किसमें? उस लिस्ट में।
तो अपन जो ये कमोडिटी देख रहे थे ना, कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, सरकार ने आज की तारीख में, इफ आई एम नॉट श्योर, आप गूगल पे इंटरनेट पे सर्च करो, लगभग 110 चीजों की क्या बनाई है, लिस्ट बनाई, जो आम हाउस होल्ड के बजट पे क्या डालते हैं, असर डालते हैं। और सरकार इसका डेटा मेंटेन करती है कि इन 110 चीजों की, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी हो, इसके प्राइसेस 2019 में कितने थे, 2020 में कितने हो, और फिर 2019 को बेस लेके 2020 का क्या बनाया जाता है, इंडेक्स बनाया जाता है, और जनता को बताया जाता है कि भाई आप चिंता ना करो, महंगाई बढ़ी हुई है। मैं आपको वैसा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गूगल पे दिखा देता। तो आप बोलोगे ये सब चीजें थ्योरेटिकल नहीं है। फीस इसीलिए बढ़ाते हैं हम, क्योंकि जैसे ही महंगाई बढ़ती है, क्यों डिमांड करते हैं लोग कि मेरा पगार बढ़ाओ, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, भाड़ा होता है, जैसे ही महंगाई बढ़ती है, 2021 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अपडेट हुआ था जनवरी 2021 को, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, ये सब डाटा आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा। देखो इसमें क्या क्या लिया है, मील मतलब जो तो इसमें मील है, मैक मील है, मिल्क है, फ्रेश एंड वाइट ब्रेड है, राइस है, एग्स है, चीज है, चिकन है, एप्पल है, बनाना है, ऐसे कई सारी चीजों की क्या लेके रखी इन्होंने, लिस्ट बना के रखी, और ये कंपेयर करते हैं 2 सालों में। ये सिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये इंडिया का नहीं है। चलो हम इलाहाबाद का सिलेक्ट करते हैं, इलाहाबाद सिटी सिलेक्ट की, तो गवर्नमेंट के पास डेटा है कि इलाहाबाद में कौन सी चीजें कौन से समय में क्या रेट में बिक रही थी। यहाँ पे देखो ऊपर समरी भी है, फैमिली ऑफ 4 एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट ऑफ 77,000 विदाउट रेंट। ऐसी फैमिली जो जहां 4 लोग रहते हैं और जो क्या नहीं देते, रेंट नहीं देते, इलाहाबाद में ऐसी फैमिली को 77,055 लगते हैं। और सिंगल पर्सन एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट कितना, 22,000। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ इलाहाबाद इज 8.17% लोअर देन क्या, नागपुर। तो इसको ढेर सारे स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करके आप इसका एनालिसिस कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये देखो हमारी जो अर्थ मंत्रालय है, इसका इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, द इन्फ्लेशन इंडेक्स सीआईआई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 हैज बीन नोटिफाइड। क्या है ये बोला, नको ना मला हे सगळं, फोकट में पढ़ने भी नहीं देते, साइन इन करो, ठीक है। क्या लिखा है, हैज बीन नोटिफाइड बाय 289 फॉर द प्रीवियस ईयर। ये इंडेक्स कितना था, 280, मतलब जहां 280 लगते थे वहां आज कितने रुपए लगते, 289। बताओ तो कितने परसेंट से बड़ी महंगाई, 9 डिवाइडेड बाय 280 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 पॉइंट। अब ये सच लग रहा है कि आपको कि महंगाई सिर्फ देश में 3% से बढ़ी है कि ज्यादा बढ़ी है, जाहिर सी बात है, जनता को पूछोगे तो जनता बोलेगी महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ी है, पर सरकार इतनी महंगाई को कभी मानती नहीं है। महंगाई बढ़ना मतलब किसका फेल होना, देश में सरकार का फेल होना। देश में महंगाई का बढ़ना मतलब किसका फेल्यूर दिखाता है, ये सरकार का। इसलिए सरकार कभी नहीं मानती किसी देश की कि हमारे देश में क्या बढ़ी है, महंगाई। वास्तव में रियल लाइफ में महंगाई 10% से बढ़ती है, कितने प्रतिशत से, 10, और सरकार दिखाती है कितना परसेंट, 3। अगर सरकार खुद बोल दे कि 10 बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि सभी लोग अपनी सैलरी को कितने परसेंट बढ़वा लेंगे, 10%। सरकार दे पाएगी क्या पैसा, और भी है, इंटरेस्ट रेट थ्योरी भी आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से जुड़ी हुई है। तो आइए, ये 2 लोग शहाने थे, इन लोगों ने वैल्यू इंडेक्स को खारिज किया और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए वेट देने की सलाह दी। लेस्पेरस बोलता है वेट किसका दिया जाए, बेस ईयर की क्वांटिटी का। पास्चेस बोलता है वेट किसका दिया जाए। आओ फिर तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, मार्शल एडवर्थ। अब इनके झगड़े चल रहे थे, किसके, लेस्पेरेस के और पास्चेस के। तो इसने क्या किया मालूम है क्या, बोले झगड़ो मत,
लेस्पेरेस बोल रहा था मेरा इंडेक्स अच्छा है, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा बेस ईयर की रखनी चाहिए। लोग ज्यादा खाएंगे और बोलेंगे महंगाई बढ़ गई तो थोड़ी ना सरकार मानेगी। पाशेस बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, पिछला साल गया वो गया, चालू साल में कंजम्पशन कितना हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपको ज्यादा लगता है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। पिछले साल कम खाया तो उसका क्या लेना देना। तो इन दोनों में झगड़ा चल रहा था। लेस्पेरेस बोल रहा था मेरा इंडेक्स बेटर है, सब सरकार को बोल रहा था मेरा यूज करो मेरा यूज करो। पाशेस बोल रहा है कि लोगों को भड़का रहा था, बोले लेस्पेरेस उल्लू बना रहा है, उसका इंडेक्स यूज मत करो, अपनी सरकार को बोलो कि किसका इंडेक्स यूज करे, मेरा। तो फिर लोगों ने मीटिंग लेना चालू कर दी, कौन अच्छा, लेस्पेरेस या पाशेस। ये शहाना इंसान आया कौन, मार्शल एडो। बोले झगड़ा खत्म करो, तेरे को लगता है बेस ईयर का वेट अच्छा है, तेरे को लगता है करंट ईयर का वेट अच्छा है, काय को मगजमारी कर रहे हो। दोनों ईयर के वेट का क्या ले लो, एवरेज ले लो, मतलब Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय क्या 2। तो लोग क्या बोले, लोग बोले ये तो ज्यादा होशियार दिखा मतलब झगड़ा ही खत्म। लेस्पेरेस अच्छा है या पाशेस अच्छा है, इच्छे से दोनों का क्या ले लो, एवरेज ले लो। तो लिखो मार्शल एडवर्थ इंडेक्स में। Marshall Edworth uses the arithmetic mean of weight of base year and current year. इस इसने बोला कि भाई झगड़ा खत्म करो, आप बेस ईयर और करंट ईयर का कौन सा मीन ले लो, अरिथमेटिक मीन। तो फिर वही लिखेंगे अपन, अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है, ऊपर P1 नीचे P0। तो फिर मार्शल एडवर्थ का वेटेड इंडेक्स नंबर ऊपर P1 आएगा। अब ये होशियार चंद था, इसने बोल दिया कि ऊपर ले लो क्या Q0 Q1, इसका एवरेज। देखो ये पूरा खेल जो है ना, ये खामों का खेला जा रहा है। आप समझ जाओगे इसकी चालाकी तो आप बोलोगे कोई नए फार्मूले नहीं है। तो इसने बोला Q0 प्लस Q1 और इसका एवरेज मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 2। ऐसा नहीं आएगा, ये बाहर आएगा ऐसा, नीचे भी वैसा ही। नीचे आप P0 रखो हमेशा की तरह, और वेट के नाम पे Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। अब फिर लोगों को लगा भाई इधर भी डिवाइडेड बाय 2 करना है, उधर भी डिवाइडेड बाय क्या करना है 2 करना है, तो डिवाइडेड बाय 2 को क्या कर डालो, कैंसर। उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऐसा आता है उसका। तो डिवाइडेड बाय टू कैंसिल हो गया, तो बचा ही क्या फिर फार्मूले में, ये बचा भाई। ये सब ये तो मैं चाहता तो ऐसे ही बोल देता लिख लो ये फार्मूला है और कैलकुलेट करो, पर फिर आप बोलते कि सर फार्मूला बहुत याद करने में दिक्कत जाती है, अजब गजब क्या लग रहा है, फार्मूले लग रहा है। तो चलो इसने कौन सा मीन लिया, बेस ईयर और करंट ईयर का अरिथमेटिक मीन। फिर एक सबसे होशियार इंसान आया, उसका नाम क्या था, फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ओए सुनो, हम जब प्राइस इंडेक्स बना रहे हैं तो हम रेशो ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, रेशो। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ा था नंबर्स का एम निकाला जा सकता है, एचएम निकाला जा सकता है और जीएम निकाला जा सकता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक।
अब जो नंबर एब्सोल्यूट है उसका अरिथमेटिक मीन अच्छा होता है, जो नंबर एब्सोल्यूट है उसका अरिथमेटिक मीन सही होता है। स्पीड के केस में कौन सा मीन अच्छा होता है? हार्मोनिक। और जहां भी रेशो है इसके लिए सबसे अच्छा रेशो कौन सा है? ज्योमेट्रिक। तो अगर तय करना है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से अरिथमेटिक मीन अच्छा मीन है, हार्मोनिक मीन अच्छा मीन है, या ज्योमेट्रिक मीन अच्छा मीन है, तो एब्सोल्यूट नंबर्स के लिए अरिथमेटिक मीन एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम अगर मेजर करना है तो कौन सा? एवरेज स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन। और जहां भी आपको रेशोज का एवरेज लेना है सबसे अच्छा मीन कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। तो फिर ये बोला कि अरिथमेटिक मीन का जो फंडा दिया है किसने? मार्शल एडवर्थ ने। उसमें एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, क्योंकि इंडेक्स नंबर पहले से ही एक रेशो है, इसलिए उसका अरिथमेटिक मीन नहीं, कौन सा मीन लिया जाना चाहिए? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन किसका? झगड़ा किस में चल रहा था? लेस्परेज में और पाश्चेज में। और इसने बोला कि लेस्परेज भी अपनी जगह सही है, पाश्चेज भी अपनी जगह सही है, दोनों के इंडेक्स निकालो और उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लो। तो इसका फॉर्मूला है फिशर्स इंडेक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लेस्परेज मल्टीप्लाइड बाय पाश्चेज। झगड़ा खत्म। लेस्परेज भी सही है, पाश्चेज भी सही है, क्यों झगड़ा करते हो? तुम दोनों कैलकुलेट करो, सरकार को बोलो कि लेस्परेज के हिसाब से भी निकाले और पाश्चेज के हिसाब से भी निकाले, और उसका कौन सा मीन ले लो। फिर इसके बाद दुनिया में किसी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसको क्रॉस कर सके? फिशर्स को, क्योंकि वो बिल्कुल सही था। उसने लेस्परेस की बात मानी, उसने पाश्चेस की बात मानी, और दोनों का कौन सा मीन लिया? कौन सा मीन लिया? ज्योमेट्रिक मीन। तो इसके लिए इसके इंडेक्स नंबर को एक आइडियल इंडेक्स भी बोला गया। आइडियल मतलब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आओ, फिशर्स इंडेक्स is geometric mean of Lesperez and Pasch's इंडेक्स नंबर्स। तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, फिर भी ये दुनिया का सबसे बेहतर फार्मूला। इसको बोला जाता है फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज इक्वल टू अंडर रूट लेस्परेज मल्टीप्लाइड बाय पाश्चेस। अब दो चीजों का हार्मोनिक मीन मतलब उसका कौन सा रूट? अंडर रूट। आप चाहो तो इसको डिटेल में लिख सकते हो। चलो बता दो। कैन समवन टेल मी लेस्परे का फार्मूला? देखो कैसा बनाते फार्मूला, बता दो। लेस्परेज ने कोई नई बात नहीं बताई, ऊपर लो बोले P1 और नीचे लो बोले क्या? ये तो आदत मुताबिक ले लेने का। अब लेस्परेज किसके वेट को इंपॉर्टेंस देता था? बेस ईयर। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या डालने का? Q0। ऊपर भी मल्टीप्लाई में क्या डालने का? Q0। चलो, फिर पाश्चेज ने भी कोई नई बात नहीं बोली, पाश्चेज भी भला आदमी था। पाश्चेज ने भी बोला ऊपर क्या लो? P1। इसमें तो उसने चैलेंज किया क्या? नहीं। नीचे क्या लो? P0। ऐसा करते वक्त वेट किसको दो? करंट ईयर की क्वांटिटी को। तो नीचे भी क्या लो? Q1, और ऊपर भी क्या लो? Q1। तो ये बन गया फार्मूला फिशर्स आइडियल इंडेक्स का। टन 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 टन, इतने से तो फार्मूले। फिर बोलो, फार्मूले याद करना कठिन काम है कि आसान काम है? आसान। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 27 आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, इसका नंबर कोई अलग होगा। कंप्यूट लेस्परेस पाश्चेस फिशर्स एंड मार्शल एडवर्थ। इसको केली को काट डालो जाना, तीन ही कैलकुलेट करेंगे। पाश्चेस एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। बराबर।
इधर इंटू 100, उधर इंटू 100, इंटू 100 का अंडर रूट कितना? 100। तो हाँ, इधर तो इंटू 100। ये इंडेक्स इंडेक्स लेके नहीं करोगे, पर यहां अगर करना है तो बाहर इंटू 100 डालना पड़ेगा। ठीक है, डाल लो। ये तो आएगा, ये तो आएगा। अच्छा, एक चीज और भूल गए अपन, कौन सी साइन लगाना? आ जाओ फिर, इस क्वेश्चन में लेस्परेस, पाश्चे और फिशर सबके क्या कैलकुलेट करते? इंडेक्स। ओए आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, एक टेबल ऐसा बनाने का जैसा मैं बोल रहा वैसा। यहां लिखना है आपको कमोडिटी, यहां पे आपको लिखना है P0, यहां पे आप लिखोगे Q0, यहां लिखोगे P1, यहां लिखोगे क्या? Q1, और बाजू में 4 कॉलम डालोगे जो 4 चीजें हमें चाहिए। कौन सी 4 चीजें चाहिए बताओ? पहले पहले चाहिए हमें P1 Q0, बनाओ ना फिर P1 Q0। बाजू में क्या चाहिए अपने को? P0 Q0। ये कैसा भी बनाया चलता आड़ा टेढ़ा। P1 Q1, और लास्ट में क्या चाहिए? P0 Q1। क्या बोला? अच्छा, ये P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, फोर्थ कॉलम इधर Q1 होना। अच्छा, कर लो ना। चलो वैल्यू डालो, कितनी कमोडिटी है ले दे के? 3 कमोडिटी। क्या नाम है 3 कमोडिटी का? एक है ए, एक है बी, एक है सी। ये डी भी रह सकता है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और नीचे इन सब की टोटल करके इसके सामने एक साइन लगाने की, उसको देने का समेशन का सिंबल। ये बहुत ही आसान खेल है जो कोई भी खेल सकता है। ये चलो बताओ, P1 Q0 बताओ, P1 Q0। 330, 135, 70, टोटल 535। अच्छा, P0 Q0 बता दो। 225, 100, कितना? अबे P0 Q0 40 आता है। हाँ, टोटल बता दो। 365। P1 Q1 बता दो चलो। 264, 108, 30, टोटल बता दो। हाँ, 406। P0 Q1 बता दो। हाँ, 180, 80, 20, 28, टोटल बता दो।
288। उठाओ फार्मूले लेस्पेरेस के, पाश्चेस के और फिशर्स के और ठोक दो उसमें वैल्यू। कितना आता? 20। टोटल बराबर है क्या? कौन है ऐसे गवार लोग जो मेरे को उद्देश्य सीधे जवाब दे रहे हैं? दर्शन तो ऐसा मत कर, तू दर्शन आइडियल इंडेक्स है। आओ फिर लेस्पेरेस का फार्मूला उठाते हैं। लिखो लेस्पेरेस वेटेस इंडेक्स नंबर, लेस्पेरेस का इंडेक्स नंबर निकालो। फिर उठाओ पाश्चेस इंडेक्स नंबर का फार्मूला, वैल्यू डालो। और फिर फाशर, फाशर नहीं फिशर के, फिशर के इंडेक्स का फार्मूला लिखो और जीवन में आगे बढ़ो। मैंने तो 3 फार्मूले लिख दिए, वैल्यू ही पुट करनी है इसमें। दिमाग कम, उंगलियां ज्यादा चलाओ। 535 divided by 365 and multiplied by 100 कितना आता रे? लेस 140.57। तो बाबा पाश्चेस का इंडेक्स का फार्मूला बता दो। 407 डिवाइडेड बाय 280 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना रे? 145.35। ये तो बिल्कुल आसान था अपना फिशर्स बाबा। सारा क्रेडिट लेके गया जो आखिरी में, जो बोलता है 146.57 मल्टीप्लाइड बाय 145.35 और इसका ले लो ज्योमेट्रिक मीन कितना? 145.97। अब सवाल चेंज हो चुका है। ओके, आ गया क्या आंसर? कोनो बड़ी बात? हेलो हेलो, कोई बड़ी बात है क्या? अब सुनो, अब लेस्पेरेस का, पाश्चे का और फिशर का प्राइस इंडेक्स नहीं कैलकुलेट करना है, इनका कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट करना है? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी इंडेक्स में ऊपर क्या रहेगा? Q1, नीचे क्या रहेगा? Q0। तो जब प्राइस इंडेक्स में वेट किसका देता था वो? क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी इंडेक्स में वेट किसका देगा? प्राइस का। अपनी आदत के मुताबिक लेस्पेरेस किसको वेट करेगा? P0 को। ऊपर भी P0, नीचे भी P0। अपनी आदत के मुताबिक पाश्चेस किसका वेट देगा? P1। आओ फिर हेडिंग दो, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अच्छा, 1 मिनट रुको ना, इसमें से वो मार्शल एडवर्ड कैलकुलेट कर लेते ना। हेडिंग मत दो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स नंबर। एबीसी 2004 2005 2 साल का डाटा दिया है और आपको कौन सा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है? मार्शल एडवर्थ। अब मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको P1 ऊपर रखना है, Q1, P0 नीचे रखना है। वेट किसका देना है? Q1 प्लस Q0 का। ऊपर भी Q1 प्लस Q0 का, नीचे। अरे हाँ कि ना? तो इसके लिए एक सही सा टेबल बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वेश्चन लिखो, कंप्यूट कीजिए मार्शल एडवर्थ का इंडेक्स नंबर फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। सॉल्यूशन, पहले तो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे तो क्या पता चलेगा? टेबल कैसा बनाना है पता चलेगा। जब तक फार्मूला पता नहीं, ये नहीं तय कर सकते कि हाउ वी शुड प्रिपेयर अ टेबल।
देखो इसके पास कमोडिटी के नाम पे तीन चीजें हैं, एक है ए, एक है बी और एक है क्या, सी। इन सबके इसने चार चीजें हमको दी है। सबका हमें P0, Q0, P1 और क्या पता है, Q1 पता है। अब हमें यहाँ पे Q0 प्लस Q1 नाम की एक चीज बनानी है। बाजू में ये चीज एक बार बन जाए तो इसके बाजू में ये बनाना है, इसके बाजू में यो चीज बनानी है और फिर इन सबकी टोटल करनी है नीचे। उसमें वैल्यू भरनी है, दैट्स इट, वी विन। ओए इधर ट्विस्ट है कहानी में, इधर प्राइस दिए तो साथ में क्वांटिटी नहीं दी है, क्या दिया हुआ है, टोटल वैल्यू। मतलब टोटल वैल्यू मतलब क्या है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। उस पे से आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, क्वांटिटी। हाँ, अगर आपने ढकाढक 50 लिख दिया तो गई भैंस पानी। और कई लोगों की जा चुकी है शायद, जो लोग बहुत तेज लिखते हैं। कभी कभी ज्यादा तेज लिखना अच्छी बात नहीं है, तो यहां लिखेंगे नोट, इन क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी total value, that is price multiplied by quantity is given. We have to determine the quantity. बोलो फिर क्वांटिटी का फार्मूला क्या है, वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस। बाय यूजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस। अब बताओ पहले साल की क्वांटिटी कितनी, 50/5 कितनी, 10, 48/8 6, 18/6 3, 12 7 और Q1 Q0 कर लो, 10 और 12 कितना, 22, 6 और 7 13 7। अब P1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना, 88, 13 मल्टीप्लाइड बाय 7, ओए P1 से मल्टीप्लाई करना है ना, 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे ना। ओए क्यों बाकी बाकी बातें कर रहे हैं, 22 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ना, 88 आता ना। फिर 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना था, हाँ, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, टोटल बताओ, 214। अब यहां पे जो Q1 प्लस Q0 है उसको P0 से मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कितना, 110, 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 करो, 104, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो और सबकी टोटल बताओ, 256। और उठा के मार्शल एडवर्ड का क्या डाल दो, फार्मूला, इज इक्वल टू 214 डिवाइडेड बाय 256 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना, 83.5। कठिन है आसान है? तो बताओ, याद अगर करना है जीवन में, क्या करना है जीवन में, याद, तो क्या याद करोगे, किसने किसका वेट दिया था,
किसने किसका वेट दिया था बताओ? लैस्परेस ने बेस ईयर को, पाश्चेस ने, मार्शल एडवर्ड ने दोनों को, और फिशर्स ने क्या किया? झगड़ा ही नहीं किया, वो ऐसे किंग बन गया। अब हेडिंग द आप वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स। क्या हेडिंग देने का? वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स। इसमें भी तीनों ही लोग है, वो चारों ही लोग है। कौन? लैस्परेस, पाश्चेस और फिशर। चलो, लैस्परेस यूज द वेट ऑफ अ बेस ईयर प्राइस। इसने वेट यूज किया बेस ईयर की प्राइस का, P0 का, टू कैलकुलेट द इंडेक्स। अनवेटेड और सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है फॉर्मूला? समेशन ऊपर Q1 और नीचे क्या रहता हमेशा? फटाफट लिखो, टाइम नहीं मेरे पास, छापो। लेस्परेस यूजेस द वेट ऑफ बेस ईयर प्राइस। अब क्वांटिटी का वेट यूज नहीं कर रहा, बेस ईयर के प्राइस का। द फॉर्मूला लेस्परेस वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब सुनो कैसे चेंज होता है, एक ही बार लिखना है, बाकी में डायरेक्ट लिखा तो भी चलता। सुनो ना मेरी बात, ये क्वांटिटी इंडेक्स है तो हमेशा की तरह ऊपर Q1 रहना चाहिए, अरे हाँ कि ना, और हमेशा की तरह नीचे Q0 रहना चाहिए। अब वेट, इसकी तो आदत ही है बेस ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो यहां वेट देगा वो P0 का, और ऊपर भी वेट देगा किसका? P0। बन गया फार्मूला। क्वांटिटी इंडेक्स में ऊपर Q1 नीचे क्या? Q0। और वेट ऑफ वो बेस ईयर की प्राइस को देगा, तो ऊपर भी P0 और नीचे भी P0। पाशे यूजेस द वेट ऑफ करंट ईयर प्राइस P1। अनवेटेड सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स तो ऐसा रहता है, ऊपर Q1 रहता है और नीचे तो भगवान ने Q0 लेने को बोला था। पाशेस यूजेस द वेट ऑफ अ करंट ईयर P1। द फार्मूला इज गिवन बाय, ऊपर तो Q1 रहेगा, नीचे Q0 रहेगा, वेट देगा ये इधर P1 का, और ऊपर भी वेट देगा P1 का। तो कोई बड़ी बात है क्या? प्राइस इंडेक्स की जगह कौन सा इंडेक्स बना रहे आप? क्वांटिटी। तो बस मैं इतना समय इसलिए ले रहा हूं आपका, कि आपको कभी ऐसा ना लगे कि पापा पापा कितने फार्मूले हैं। नहीं तो अगर चैप्टर खत्म होने के बाद समरी के नाम पे फार्मूले लिखोगे तो 2.5 पन्ने के क्या निकलेंगे? 27 फार्मूले निकलते। और ये कोई फार्मूला नहीं है। प्राइस इंडेक्स मतलब ऊपर P1 नीचे P0, और क्वांटिटी इंडेक्स मतलब ऊपर Q1 नीचे Q0। एग्रीगेट लेना है तो एग्रीगेट लेने का, सिंपल लेना है तो सिंपल लेने का। वैल्यू बोले तो उस साल की वैल्यू उस साल में, बेस ईयर की वैल्यू बेस ईयर में, और करंट ईयर की करंट। बस ये ध्यान में रखना पड़ता है। लेस्परेस के लिए क्या महत्व का है? बेस ईयर का क्वांटिटी। पाश्चेस के लिए करंट ईयर का क्वांटिटी। मार्शल एडवर्ड के लिए दोनों ईयर की क्वांटिटी। और फिशर ने तो कुछ काम किया ही नहीं, उसने तो लेस्परेस और पाश्चेस का कौन सा मीन ले लिया? ज्योमेट्रिक। और तो इसका थोड़ा सा बदलेगा मिजाज मार्शल एडवर्ड का, और यहाँ पे समेशन लेना पड़ेगा Q1, नीचे करना पड़ेगा Q0, और वेट करना पड़ेगा P0 प्लस P1। बहुत सरदर्द दुखाते हैं लोग।
झालं। फिशर ने तो अभी भी यहाँ पे भी कोई चमत्कार नहीं किया। फिशर ने यहाँ पे भी दिमाग नहीं चलाया। क्या बोला उसने? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेरेज इनटू पास्चेस, दैट्स इट। तो भाई ये एग्जांपल नंबर 29 क्या मार्क करना है आपको? होमवर्क। इसमें कौन सा इंडेक्स निकाल के लाना है? प्राइस इंडेक्स की वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स? वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, मैं होमवर्क बोलता, वो लिखते चलो। ये 29 नंबर का ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या आपके इसमें? एग्जांपल नंबर होमवर्क यही है, सेम आंकड़े। होमवर्क मार्क करो। ये है क्या 30 जैसा कोई एग्जांपल? ए बी सी डी ई, फिशर, फिशर निकालने बोला है। कौन सा है? 14 होमवर्क मार्क करो। अब फिशर निकालना है, कौन सा है? प्राइस भी निकालना है और क्वांटिटी भी निकालना है। मतलब इसमें 3 निकालने ही पड़ेंगे। कौन से? लेस्पेरेज भी निकालना पड़ेगा, पास्चेस भी निकालना पड़ेगा और फिशर। पर यहां वैल्यू दिया है, ध्यान से देखना। यहां पे क्या दिया है? वैल्यू। ये 51 जैसा है क्या लेस्पेरेज एंड पास्चेस? है क्या? कर डालो। तो ये होमवर्क है भाई सब आपको। वो सब में तो प्राइस एंड क्वांटिटी सब निकालना है रे। हाय राम, मर जाओ तुम लोग। बहुत ही टेंशन है। कर लो भाई, कर लो। दैट्स इट, हो गया मेरे तरफ से पढ़ाना हो गया। अगले कल एक लास्ट टॉपिक है इसका, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। अब इनमें बड़े झगड़े चल रहे थे ना, कौन अच्छा है, लेस्पेरेज अच्छा है, पास्चेस अच्छा है कि फिशर्स अच्छा है। तो इन लोगों ने कुछ टेस्ट रखी है, कंपटीशन रखी थी कि आओ देखते हैं किसका फार्मूला अच्छा है। कल देखेंगे इसको, खत्म करेंगे इस चैप्टर।